अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 वो चैप्टर है जिसमें आप अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे और उसके रिजल्ट्स को प्रेजेंट करोगे और एनालिसिस करोगे। ये चैप्टर जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव में जो प्रपोज किया था, मिसाल के तौर पर टू डिज़ाइन अ टेक्निक या टू एनहांस या टू डेवलप, तो जो कुछ भी आपने प्रपोज किया था वो चैप्टर 4 में आप अब बना रहे हो और उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और उसके बाद उसका एनालिसिस कर रहे हो। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका एग्जामिनर है ना, वो चैप्टर 4 को इस नज़रिए से देखना चाहता है कि आपने डिज़ाइन क्या किया। अब अगर आपने कुछ डिज़ाइन किया तो अगर सारी कहानी सिर्फ इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है कि आपने कुछ डिज़ाइन किया है, आपने कुछ प्रोड्यूस किया है, तो वो तो हो गया अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आपने कुछ डिज़ाइन किया तो आपने एग्जामिनर को ये भी दिखाना है कि एग्जिस्टिंग डिज़ाइन ऐसा था और जो मैंने डिज़ाइन किया वो ये फ़र्क है। अब डिज़ाइन में क्या आ सकता है? एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क कैसा था, आपने उस फ्रेमवर्क को चेंज किया और आपने दो फ्रेमवर्क्स का कंपैरिजन करके दिखाया कि आपका चेंज कहाँ पे है। या एग्जिस्टिंग टेक्निक या एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम क्या था, आपने एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम क्या आपने क्या एल्गोरिदम प्रपोज किया, उसमें चेंज कहाँ पे आया। या फिर उसको ऐसे समझ लें कि एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट क्या था एग्जिस्टिंग टेक्निक का, आपके फ्लो चार्ट में कुछ नया आपने डाला है। दोनों को साइड बाय साइड में कंपेयर करता हूँ तो पता चलेगा कि फ़र्क कहाँ पे है दोनों के फ्लो चार्ट्स के दरमियान में। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जामिनर डिज़ाइन वाइज देखना चाह रहा है कि आपने ऐसा क्या किया है जो पहले वाले ने नहीं किया था। फिर वो देखना चाह रहा है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये कि आपने उसको जब इम्प्लीमेंट किया तो आपने सबसे पहले कि आपने उसको एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट क्या कॉन्फ़िगर किया, आपने किस टूल पे इम्प्लीमेंट किया, आपने किस तरह इम्प्लीमेंट किया, आपने क्या इक्वेशंस इम्प्लीमेंट की, आपने उनको इवैल्यूएट कैसे किया, आपने रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए। ये सारा टेक्निकल और प्रैक्टिकल वर्क जो है ये आपका इस स्कोप में आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस नहीं करोगे, आप ये भी डिस्कस करोगे कि एग्जिस्टिंग को आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया। एग्जिस्टिंग का सोर्स कोड अवेलेबल था तो आपने उसको लोड करके चला कर देखा। एग्जिस्टिंग के सोर्स कोड के अंदर आपने थोड़ी मॉडिफिकेशन की तो आपका सिनेरियो बन गया। आप अपनी स्टोरी जैसे भी बताना चाहें आप बता सकते हैं, लेकिन वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया, एग्जामिनर भी देखना चाह रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ है कंपैरिजन। कंपैरिजन अब दो किस्म का है। एक कंपैरिजन है फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल मतलब ये कि अगर मैं डिज़ाइन वाइज चलूँ तो एक एग्जिस्टिंग का फ्लो चार्ट था, उसने सारे स्टेप्स बता दिए कि पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, इस तरह मेरा रिजल्ट आया। एक आपने फ्लो चार्ट बनाया कि आपने कहा कि ये स्टेप और ये स्टेप और ये स्टेप मैंने वैसे ही किया जैसे पहले वाला था, लेकिन इस स्टेप में मैंने ये फ़र्क किया और फिर उसके बाद मैंने ये स्टेप में फ़र्क किया और फिर मेरा रिजल्ट आया। अब जो कंपैरिजन है फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल इस किस्म का है कि आप कहते हैं कि जिस स्टेप में मैंने ये चेंज किया, तो आपने अगर उसमें कोई इक्वेशन चेंज किया है तो आप ये बताएंगे कि उस इक्वेशन को चेंज करने की वजह क्या थी, या उस इक्वेशन को चेंज करने के पीछे रीज़न क्या है आपकी, उस इक्वेशन को चेंज करने से क्या चीज़ आप बेसिकली ओवरऑल चेंज कर सकते हैं और उससे आउटपुट पे क्या असर होगा। आपने फिलोसफी डिज़ाइन करनी कि जो एग्जिस्टिंग का डिज़ाइन था, जो आपका डिज़ाइन है और जो उसमें चेंज है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे कॉज और इफेक्ट, कॉज क्या था और उसका इफेक्ट क्या होगा, हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है। ये तो हो गया कंपैरिजन फिलोसॉफिकल। और एक कंपैरिजन है जब आपके पास रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, आपके पास आपके एल्गोरिदम के भी रिजल्ट जनरेट हो गए, एग्जिस्टिंग के भी जनरेट हो गए, और फिर आपने कंपेयर किया कि जो आपके रिजल्ट जनरेट हुए हैं ना वो लेट्स सपोज उसकी एक्यूरेसी आ रही है 0.91 और एग्जिस्टिंग की आ रही थी 0.75।
तो आप कंपैरिजन ये करेंगे कि जी 25% इम्प्रूवमेंट है आपकी और एग्जिस्टिंग की एक्यूरेसी के दरमियान में। फिर आगे आ जाता है जी इवैल्यूएशन। जब आप एक्यूरेसी या कोई भी चीज़ जो कंपैरिजन करोगे ना, वो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए होगा। तो यहाँ पे इसको इवैल्यूएशन खास एक हेडिंग इसलिए दी है कि आपने ये लाजमी शो करवाना है कि जो मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, जो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कंपैरिजन के लिए, वो एग्जैक्टली वही है जो मेरी कंपेयर्ड स्टडी ने किए थे अपने पेपर में या अपने थीसिस में। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये तो हो गया फिलोसॉफिकल, जो कि इन 4 पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर आपके चैप्टर 4 को देखना चाह रहा है। अब चैप्टर 4 का सबसे पहला सेक्शन है एग्जिस्टिंग टेक्निक्स। एग्जिस्टिंग टेक्निक में आप उसका डिज़ाइन बताएंगे कि उसका एल्गोरिदम का डिज़ाइन क्या है, उसके फ्लो चार्ट का डिज़ाइन क्या है, उसके फ्रेमवर्क का डिज़ाइन क्या है, यानी उसका जो टेक्निक है वो काम कैसे करिए, स्टेप बाय स्टेप आपने ये दिखाना है। फिर सेक्शन 2 में जो आपने प्रपोज किया, आपने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, स्टेप 1 2 3 आपने सारे स्टेप्स में क्या किया। फिर उसके बाद आपका अगला सेक्शन है कंपैरिजन। ये फिलोसॉफिकल है। ये इस सेक्शन में आप बताएंगे, सेक्शन 3 में, कि इन दो डिजाइन्स में आपका फर्क कहाँ पे, किस वाले स्टेप पे जाके आ रहा है, और उस स्टेप के पीछे फिलोसफी क्या है कि ये क्यों आपने किया। आप ये कह सकते हैं कि जी ये जो दो वेरिएबल्स हैं, इनमें से ये वेरिएबल जो है वो सर्टेन फीचर्स को अच्छा डिटेक्ट करके उसके ऊपर ऑपरेट कर सकता है। तो आप उसके पीछे रीजनिंग करेंगे। आप रीजनिंग की बेस एग्जिस्टिंग पेपर को बना सकते हैं, कोर पेपर को बना सकते हैं। कोर पेपर ने कहा था कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये जो वीक फीचर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और ये वाले वेरिएबल्स स्ट्रॉन्ग फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। व्हाट्स एवर द रीजन इज, आपने यहाँ पे फिलोसॉफिकली कंपैरिजन करके दिखाना है कि आपने और उसमें फ़र्क क्या है, और आपने जो नया आपने किया है उसकी पीछे वजह क्या है और उससे इफेक्ट क्या आएगा। तो कंपैरिजन के बाद आप आ जाएंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। आप बताएंगे, एक्सपेरिमेंट की एक डायग्राम बनाएंगे कि जी इसके अंदर पहले स्टेप पे ये किया, दूसरे स्टेप पे ये किया, तीसरे स्टेप पे ये किया। एक्सपेरिमेंटल एक स्ट्रक्चर ऐसे था, इसमें इनपुट यहाँ से आ रही थी, प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही थी, फिल्टरिंग यहाँ पे हो रही थी, आउटपुट यहाँ पे जा रही थी। तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप एग्जिस्ट करता है, वो आप प्रेजेंट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के सेक्शन में। फिर आ जाता है आपका रिजल्ट जनरेशन। जो रिजल्ट जनरेशन वाला सेक्शन है, जब आप इसका एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपके पास आउटपुट में रिजल्ट्स आएंगे। वो जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो बेसिकली किसी न किसी वैल्यूएशन मेथड के जरिए आएंगे। मेरे सिनेरियो में मेरा जो चैप्टर पहला था अपना ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उसके अंदर मेरे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स था, मीन, एब्सोल्यूट, प्रिसीजन। रिजल्ट जनरेशन एंड इवैल्यूएशन के अंदर जो आपके रिजल्ट्स आए हैं और जो आपने वैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल किया, आपने उनको एक्सप्लेन करना है। और एंड पे आ गया सिंथेसिस। सिंथेसिस में जो आपकी इम्प्रूवमेंट आई, आपने उसके पीछे वजूहत बतानी है कि इस इम्प्रूवमेंट के पीछे क्या वजह हो सकती है इम्प्रूवमेंट होने की। ये वो तमाम असेंशियल सेक्शन हैं आपके एक्सपेरिमेंटल चैप्टर के, जिनको आपने टच जरूर करना है अपने थीसिस लिखते वक्त। और आपने जहां आपको मौका मिला आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन, अच्छे डायग्राम्स और अच्छे चार्ट्स बनाने हैं, ताकि आपका एग्जामिनर आपकी लिखने से सेटिस्फाई हो सके और आपकी प्रेजेंटेशन उसको पसंद है। यहाँ पे हमारा जो आज का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है चैप्टर 4 का। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी जी पूछें। सर जो हमने चार्ट्स या डायग्राम्स इमेजेस यूज करनी है वो हमने खुद से सारी डिजाइन करनी है या हम किसी पेपर की या किसी बुक की आर्टिकल की नहीं भी नहीं, यूज कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट आपने देखो, ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपने पहले लिखा है। आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है टू एक्सटेंड एग्जिस्टिंग टेक्निक एक्स वाई जेड, या टू एनहांस, या टू मॉडिफाई, या टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग एक्स वाई जेड टेक्निक। ये आपका ऑब्जेक्टिव था। अब जो आपका एक्सपेरिमेंटल वाला चैप्टर है ना, जब आपने ऑब्जेक्टिव में लिख दिया कि टू एनहांस, तो आपने चैप्टर 4 में दिखाना है कि मैंने एनहांस किया।
अब एग्जिस्टिंग में 6 स्टेप थे, आपने एनहांस करके कोई 7वां स्टेप डाला या चौथा स्टेप डाला या आपने कोई एक स्टेप इम्प्रूव किया, आप वो बताएंगे। जब आपने उस एग्जिस्टिंग को चेंज कर दिया है तो मुझे बताएं, तो जो जो रिजल्ट वहां पे आपने अब दिखाना है वो आपके वाले एल्गोरिदम या टेक्निक से आना चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग का ही कोई कॉपी पेस्ट आप लगा देंगे। वो डेफिनेटली आपके जनरेटेड एल्गोरिदम या टेक्निक से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो वो जो रिजल्ट्स की डायग्राम या चार्ट्स की डायग्राम है वो आपकी प्रोड्यूस शुदा है, आपकी रिसर्च एफर्ट है वो। जहाँ बात है एग्जिस्टिंग के फ्लो चार्ट को शो करने की, वो तो बेशक आप उसके पेपर में से कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि आप वो डिस्कस ही उसके सेक्शन को करें। वो आप जब एग्जिस्टिंग टेक्निक को करोगे तो बेशक उसकी डायग्राम उठा के अपने सेक्शन में डाल देना, क्योंकि आप डिस्कस ही उसकी टेक्निक को करो। लेकिन जहाँ पे आप कुछ प्रपोज कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिजल्ट जनरेट, यहाँ पे सब कुछ आपका जनरेटेड आएगा। क्लियर सर, थैंक यू सर। ये और कोई क्वेश्चन आप लोग का? चलो स्टूडेंट, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे अब सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपको लेक्चर आपके पास लेक्चर में आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप और आपके घर वालों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुश्किल वक्त सर एक सालों क्वेश्चन है छोटा सा मेरा। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। सर हाँ जी, पूछें, मैं इधर ही हूँ। सर वो मैंने पूछना था, आपने अभी उसका बताया ना इवैल्यूएशन मैट्रिसेस का, उसमें एक तो एमएस होता है, एक रिकॉल होता है, वो उसका बता दें मुझे थोड़ा सा सर। देखिए, वो कहाँ पे और किस लिए हम यूज करते हैं रिकॉल जो है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स? जो प्रिसीजन और रिकॉल है उनके मैं आपके साथ फार्मूले शेयर करता हूँ। एक मिनट ठहरें। mean average precision, accuracy, mean absolute error, precision, जो आपने ये दो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस का कहा है ना मुझे, आप अब मेरे पास इस टाइम वो फार्मूले मेरे थीसिस में नहीं है, मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट में है। मैं इंशाल्लाह ये आपके साथ कल या परसों डिस्कस करता हूँ कि जो इवैल्यूएशन मेथड्स हैं उनके फार्मूले क्या हैं और किस सिनेरियो में कौन सा फार्मूला लगेगा। ये आपका क्वेश्चन वैलिड है। आपने इंशाल्लाह ये मैं आपको कल या परसों वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। और ठीक कोई है सर। क्वेश्चन? सर ये स्टैटिस्टिक्स के हैं दोनों फार्मूले, प्रिसीजन और रिकॉल? नहीं, ये स्टेटिस्टिक्स के नहीं है। अच्छा देखो, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो आप देखो कि एक्यूरेसी क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्यूरेसी हम किसको कहते हैं? कोई चीज सर कितनी एक्यूरेट है? एक्यूरेसी की सिंपल जो इक्वेशन है ना वो है करेक्ट आंसर ओवर टोटल आंसर्स। आपके एल्गोरिदम के अंदर ना आपने कुछ भी डाटा डाला, आपने उसको ना 10 दफ़ा रन किया, उस 10 दफ़ा के आपको एक्चुअल आंसर पता थे। लेट्स सपोज आपका एक कैलकुलेटर है, आपने उसमें 1+2 एंटर करके इज इक्वल टू आया तो उसने 3 आंसर दे दिया। आपका ये एल्गोरिदम था। तो आपको सही आंसर 10 क्वेश्चंस के पहले से पता है, 10 इक्वेशंस के आपको पहले से सही आंसर पता है। आप अपने फॉर एल्गोरिदम में वो 10 इक्वेशंस डालते हो, वो 7 का आंसर सही देता है, 3 का गलत देता है। एक्यूरेसी का फॉर्मूला है करेक्ट प्रिडिक्शंस या करेक्ट आंसर्स ओवर टोटल आंसर्स। तो करेक्ट आंसर आपके 7 है, ओवर टोटल आंसर आपके 10 थे, तो आपकी एक्यूरेसी हुई 0.7 या 70% आपकी एक्यूरेसी हुई। इसी तरह जो प्रिसीजन है वो उस सिनेरियो में लगता है जहां हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव हो। जब भी आपको कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है ना तो उसकी आउटपुट इन 4 सिनेरियोज में डिवाइड हो सकती है कि ये ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है।
तो फिर उसकी आगे इक्वेशन आती है कि ट्रू पॉजिटिव माइनस ट्रू नेगेटिव ओवर टोटल जो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ये पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये आउटपुट आएगा कैसे, या फिर आउटपुट अगर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, और फिर प्रिसीजन की इक्वेशन क्या है और रिकॉल की इक्वेशन क्या है। तो जो आपने सवाल पूछा कि स्टैटिस्टिक्स के इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो कंप्यूटर साइंस में इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं हमने ड्राइव स्टैटिस्टिक्स से किए हैं। अब क्या वो वही कॉन्सेप्ट के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, वैसा नहीं है। हमारे मेजॉरिटी इवैल्यूएशन मेथड स्टैटिस्टिक्स से आए हैं, लेकिन जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन फ़र्क हो जाती है जो स्टैटिस्टिशियंस अपने डाटा पे करते हैं उससे। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रांग हो या आप समझ रहे हो कि स्टैटिस्टिकल रिसर्च आप करोगे, वो रिसर्च अलाउड नहीं है कि सिंपली आपने स्टैटिस्टिकल रिसर्च एनालिसिस करके दे दिया। नहीं, आपकी मेन रिसर्च का फोकस आपके एल्गोरिदम के अंदर है। एग्जिस्टिंग के एल्गोरिदम के 6 स्टेप्स थे, आपने छठे स्टेप में कुछ वेरिएशन की या आपने नया स्टेप 7वां डाल दिया, उसके बाद आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। ये एल्गोरिदम में आपकी मेन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। चलें, अल्लाह पाक आप सबको अपने एक ज़ुबान में रखे, मुझे, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। बाकी मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक हमारे इस मुश्किल वक्त को आसान करे हमारे लिए। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।